अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को करवाऊंगी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबस्क्रिप्ट नोटेशन। सबस्क्रिप्ट नोटेशन अगर आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर चंद टॉपिक्स हैं, उनके अंदर मल्टीपल रिग्रेशन कोरिलेशन भी है, तो उसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक तरह से बेस है इस टॉपिक की। और इसके अंदर से बहुत सारे जो है ना वो प्रूफ्स पेपर में पूछे जाते हैं, और पेपर में पास्ट पेपर्स में भी आए हुए हैं और अब आगे भी पूछे जाते हैं। तो उससे पहले आपके लिए ये टॉपिक की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे। सबस्क्रिप्ट नोटेशन के अंदर थोड़ी रीडिंग करूँगी, साथ आपको बताती जाऊँगी, और थोड़ा सा किस तरह से इसको जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं मेन इंपॉर्टेंट जो आपको पता चल जाए, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसका सोल्यूशन वगैरह पे चलेंगे। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें बुक के ऊपर ही लिखी हुई हैं। मोर देन वन इंडिपेंडेंट एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। अच्छा, हम लोग y और x से, या x1 या x2 से, x और y से, यानी कि दो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन पढ़ी हुई है। तो मल्टीपल जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो है वो ज़्यादा हैं, मोर देन वन है, और टू भी नहीं है, ज़्यादा है। तो मल्टीपल के नाम से पता चल रहा है इसमें ज़्यादा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इसके अंदर ज़्यादा है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ जनरलाइजेशन एंड चेंजिंग ऑफ वेरिएबल्स इट इज़ कन्वीनियंट टू अडॉप्ट अ नोटेशन ड्यू टू जी। अच्छा, ये तो थोड़ी सी सिर्फ हिस्ट्री वगैरह थोड़ी सी लिखी हुई है। दिस नोटेशन इन्वॉल्व सब्सक्रिप्ट्स, फॉर एग्जांपल the individual y value in case of multiple regression with two independent variables is written as। अच्छा, उन्होंने कहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल y वैल्यू है मल्टीपल रिग्रेशन में और उसके साथ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो वो किस तरह से लिखी जा सकती है? वो इस तरह से y, ये एक तरह से इसकी इग्रेशन इक्वेशन जिससे हम लोगों ने वो पढ़ी थी ना यहाँ तक, y ऑन x की पढ़ी थी, y इज इक्वल टू a प्लस बी और x था। इसी तरह यहाँ पे अल्फ़ा बीटा वन x1 प्लस बीटा टू x2, यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। उसके बाद यूजिंग योल्स नोटेशन, आई थिंक मे बी मैंने इसे मिस प्रोनाउंस किया हो, लेकिन जो मुझे मेरे नॉलेज में है वो इसी तरह से यूल्स नोटेशन दिस कैन बी रिटन एज। अच्छा जी, इसके अंदर और भी, अब जैसे कि y है और x1 x2 है, लेकिन ये इस तरह से भी आ सकता है कि x1 x2 एंड x3। और इसके अंदर बेसिकली जो मेन चीज़ है वो यही है, ये देखें 1.23। ये डॉट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना इसकी, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। 1.23 इसका मतलब है कि जो x जो वन है, वो वन वाली वैल्यू जो भी है वन सबस्क्रिप्ट के अंदर, यानी नोटेशंस है ना, एक तरह से वन जो है वो डिपेंडेंट है और टू और थ्री इंडिपेंडेंट है। मैंने आपको शुरू में बता दिया मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, टू थ्री इंडिपेंडेंट है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल x1 है तो x1 ऑन x2 एंड x3, जैसे ये इक्वेशन से भी पता चल रहा है यहाँ पे x1 इज इक्वल टू ये x2 की और x3 की है, तो x1 ऑन x2 एंड x3। उसके बाद एक और चीज़ कि जो वन है आपने उसको पहले टू के साथ लिखना है और फिर वन को आपने थ्री के साथ लिखना है। इस तरह से भी इसको याद किया जाता है। जब साथ x2 है तो बीटा में यहाँ पे आपने साथ वन के टू लिखना है, और जब यहाँ पे थ्री होगा तो आपने बीटा में यहाँ साथ थ्री लिखना है, और जो दूसरी वैल्यू है उसको डॉट के बाद लिख देना है। where the variables are numbered 1 2 3 by the using of subscripts and the subscripted number 1 denotes the dependent variable and 2 and 3 denote the independent variables x2 and x3 respectively। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि x1 जो है वो डिपेंड कर रहा है x2 और x3 पे। अब किस तरह से डिपेंड कर रहा है? ये x2 और x3 डिपेंडेंट नहीं है, x1 डिपेंड कर रहा है इन दोनों के ऊपर। किस तरह से? अगर हमारे पास x2 और x3 की वैल्यू ना हो तो हमें x1 की वैल्यू कभी पता नहीं चल सकती। तो इस वजह से ये इसकी डिपेंडेंसी बता रहा है कि x1 जो है वो डिपेंडेंट है, नंबर वन, बाय द यूज़ ऑफ सब्सक्रिप्ट्स वो बता रहे हैं। और यहाँ पे कहा है कि 2 और 3 डिनोट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी x2 और x3 वो क्या है? इंडिपेंडेंट है रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो यहाँ पे जो बीटा उन्होंने कहा है कि बीटा 1.23 इज़ द वैल्यू ऑफ 1 2 3 is the value of x1 when x2 and x3 are both equal to 0। अब ये तो एक सिंपल सी चीज़ है, हमें पता है कि अगर x2 और x3 दोनों 0 हो जाएंगे तो हमारे पास जो x1 है वो बीटा 1.23 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, देयर आर थ्री सब्सक्रिप्ट अटैच टू ईच पैरामीटर। हर पैरामीटर के साथ उनका थ्री सब्सक्रिप्ट अटैच है। द सब्सक्रिप्ट प्रिटेंडिंग द पॉइंट preceding the point are called primary subscripts। प्राइमरी सब्सक्रिप्ट्स क्या होते हैं? प्रीसीडिंग
द डॉट। प्रीसीड करना मतलब कि डॉट से जो पीछे है, पीछे वाला प्रीसीड, पीछे प्रीडिसेसर और सक्सेसर वगैरह जो पढ़ते हैं उसके अंदर प्रीसीड करना मतलब पीछे पॉइंट से। एंड द सब्सक्रिप्ट प्रीसीडिंग द पॉइंट आर कॉल्ड प्राइमरी सब्सक्रिप्ट्स, यानी कि पॉइंट से पहले, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। एंड दोज फॉलोइंग द पॉइंट आर नॉन एज सेकेंडरी सब्सक्रिप्ट्स, जिन्हें आफ्टर डॉट्स का है ऊपर देखें। प्राइमरी के ऊपर आप लोग याद रखने के लिए लिख भी सकते हैं कि बिफोर यानी प्रीसीड, उससे पहले वाला डॉट से पहले वाली वैल्यू को प्राइमरी, और उसके बाद आफ्टर जो डॉट्स हैं उनको सेकेंडरी कहते हैं। एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय द फर्स्ट प्राइमरी सब्सक्रिप्ट्स। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय द फर्स्ट प्राइमरी सब्सक्रिप्ट्स, यानी कि जो डिपेंडेंट होता है ना वो हमेशा डॉट से पहले लिखा जाता है। ये चीज़ भी आपको पता चल गई, यानी कि जो इंडिपेंडेंट है वो हमेशा डॉट के बाद होगा, यानी वो सेकेंडरी होगा, और जो डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा डिपेंडेंट डॉट से पहले होगा, और जो इंडिपेंडेंट होगा वो डॉट के बाद होगा। वाइल द सेकेंडरी सब्सक्रिप्ट इंडिकेट द वेरिएबल टू विच द बी कोफिशिएंट इज अटैच्ड। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी सब्सक्रिप्ट इंडिकेट विच अदर वेरिएबल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द रिग्रेशन इक्वेशन। तो सेकेंडरी सब्सक्रिप्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि वो हमें सेकेंडरी सब्सक्रिप्ट्स बताते हैं कि और कौन कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो इस रिग्रेशन इक्वेशन में इंक्लूड है। जैसे ये पहले बीटा से देख लें, 2 और 3, यहाँ से x1 इज इक्वल टू बीटा 1, 1 का तो हमें पता चल गया ना कि स्टार्टिंग में इक्वेशन का पता चल गया x1 यहाँ से। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे बीटा का इंडेक्स यहाँ पे देखा है नीचे कि 1 ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये देखिए 1.23 से हमें पता चला, ये जो सेकेंडरी नंबर पे हैं डॉट के बाद वाले हैं आफ्टर डॉट, उनसे हमें पता चला है कि 2 और 3 जो है वो सब्सक्रिप्ट भी इंक्लूड है इस रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर। तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे सिर्फ बताई है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको। एंड द सेकेंडरी सब्सक्रिप्ट इंक्लूड विच अदर वेरिएबल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दी, एंड द सेकेंडरी सब्सक्रिप्ट इफ़ मोर देन वन मे बी रिटन इन एनी ऑर्डर। अगर वो एक से ज़्यादा है तो उन्हें किसी भी ऑर्डर में, वो कह रहे हैं सेकेंडरी को किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। अच्छा दी, the advantages of this notation is that it indicates the number of variables involved in the regression equation and also show which is dependent and which are the independent। वो कह रहे हैं इसका फ़ायदा ये है हमें कि हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड हैं, यानी कौन कौन से नंबर्स वाले हैं, 1 2 3 हैं, कितने सारे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो हमें पता चल जाता है कितने हैं। और हमें ये भी पता चल जाता है कि इसमें डिपेंडेंट कौन से हैं और इंडिपेंडेंट कौन से हैं। तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, समझना बहुत ज़रूरी है इसको। जब आपको एक दफ़ा समझ आ जाएगी तो फिर कोई मसला ही नहीं है, आप जोन से भी प्रूफ होंगे इजीली कर लेंगे। अच्छा, दी एस्टिमेटेड मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3 इज़। अब x1 जो है, x1 ऑन x2 एंड x3, इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं, तो आपने ध्यान से देखना है। x1 इज इक्वल टू b ऑफ 1.23। अब इसके अंदर जो डॉट से पहले वाले हैं वो डिपेंडेंट हैं, डॉट के बाद वाले इंडिपेंडेंट हैं, यानी डॉट से पहले वाले प्राइमरी हैं और डॉट से बाद वाले क्या हैं, सेकेंडरी। यहाँ पर मैं डिपेंडेंट, नो रिग्रेशन ऑफ 1, यानी कि इसके अंदर बीटा है, बीटा से हमें बी से हमें 1.23 से पता चल गया, बीटा की वैल्यू से यहीं से स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया, यहाँ से एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, यानी कि नो रिग्रेशन ऑफ 1, यानी एक की रिग्रेशन नहीं, एक से ज़्यादा की है। रिग्रेशन ऑफ 1 विद 2, रिग्रेशन ऑफ 1 विद 2 एंड 3 हैज़ नो रिग्रेशन, यानी कि जो रिग्रेशन है, अच्छा यहाँ पे अब 1.2.3 लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा, अगर आपको नहीं पता चल रहा, मैं मोस्टली ना हर चीज़ बुक के ऊपर ही लिख लेती हूँ अपनी, ताकि मुझे याद रहे। मेरी भी सजेशन आपको भी यही है कि रजिस्टर वगैरह पे नोट करें तो वो भूल जाता है। ये बताया कि 1 2 अगर 3 लिखा हुआ है तो ये कह रहे हैं कि 2 3 जो है वो उसकी रिग्रेशन है, रिग्रेशन ऑफ 1 विद 2, और जो 3 वाला है ना, ये 3 हैज़ नो रिग्रेशन, नो रिग्रेशन, ये 3 की कोई रिग्रेशन नहीं है, सिर्फ 1 और 2 की। डॉट से पहले वाली चीज़ों की इंपॉर्टेंट है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें एक तरह से हम लोगों ने वो सेकेंडरी में रखी हुई होती हैं, ये वाली चीज़ है, इसका हिसाब है। इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के बाद इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी, प्रूफ हैं जो आप लोग ईजीली कर सकेंगे।
अच्छा नेक्स्ट देखें, इट शुड बी नोटेड दैट इन जनरल B12.3 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 13.2। ये देखें आप B12.3 जो है वो कह रहे हैं 13.2 से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये 12 है और ये क्या है 13 है। और यानी कि इसकी रिग्रेशन 1 विद 2 है और 3 की कोई रिग्रेशन नहीं है, और ऑब्वियसली इसके ये डिफरेंट ही होगा इससे कि यहाँ पे 1 3 की और यहाँ पे 2 की कोई नहीं है, यहाँ पे 2 की है यहाँ पे 2 की नहीं है, तो डिफरेंट ही होंगे। अलाउ अलाउ अलाइंग सॉरी अलाइंग अलाइंग इट, थोड़ा सा समटाइम्स मुंह से कोई वर्ड प्रोनाउंस नहीं हो रहा था, तो मेरे साथ सेम इस वर्ड के हवाले से ऐसा ही हो रहा है। अ चेंज ऑफ वेरिएबल्स एंड द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x2 ऑन x1 एंड 3 इज़ गिवन बाय। अच्छा जी, अब x2 की 1 और 3 के ऊपर जो है वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने रिग्रेशन का बताया है कि x2 इज़ इक्वल टू B2। अब देखें, अब एक और चीज़ नोट करें कि जो x का जहाँ यहाँ पे जो x के साथ नंबर है ना वही b में पहले स्टार्टिंग में उसके साथ है, तो ये इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। x2 है इज़ इक्वल टू b में पहले 2 है और बाकी दोनों जो है वो डॉट के बाद लिखे हुए हैं 1 3 जो है वो, तो सेकेंडरी में तो आपको पता ऑर्डर मैटर नहीं करता, 1 3 हो या 3 1 हो सेम ही है। और ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है कि सेकेंडरी में ऑर्डर 1 3 हो या 3 1 हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ भी आगे जाके आपको काम आएगी। x2 है, b में पहली 2 आ गई, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सेकंड में हम लोगों ने इस 2 का 1 से रिलेशन बनाना है अगर, और 2 का, अब ये देखें चाहे पहले 1 से बना लें, अब 2 का 1 से रिलेशन बना दिया हम लोगों ने। अच्छा 2 का पहले 3 से बनाया हुआ है, कोई मसला नहीं है, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। 2 का हमने 3 से रिलेशन बनाया जैसे इन्होंने बनाया, पहले बीटा लिख लिया, जो उसका पहला इंडेक्स है वो लिख लिया, उसके बाद दूसरी तरफ रख दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये आपको फार्मूला बनाने की तरकीब भी मैं बता रही हूँ। उसके बाद 2 का 3 से जब हमने बनाया 2 का 3 से, तो एक जो डिपेंडेंट है ना जो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है उसको तो आपने छोड़ देना ना, उसके साथ जो नए के साथ हमने रिलेशन बनाया यानी 3, तो x भी 3 वाला उसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस। उसके बाद 2 का हम लोगों ने जब 1 के साथ बनाया 2 का 1 के साथ, तो 3 ज़ाहिर है डॉट की दूसरी तरफ जाएगा, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि तीनों एक ही तरफ आ जाए। तो अब 1 के साथ बनाया है तो x1 आ गया। तो सिमिलरली द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ x3 ऑन x1 एंड x2 इज़, तो अब ये जो एस्टिमेटेड लाइन है वो सारी उन्होंने पहले, मैंने आपको पिछले पेज पे जो है वो x1 की 2 3 पे बताई थी, अब 2 की 1 3 पे बता दी, और अब 3 की जो है वो 1 2 पे मैंने बता दिया, वो सेम है। देखिए यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, फिर हमने 3 का 1 के साथ बनाया, जब 1 के साथ बनाया तो x1 आ गया साथ, और जब हमने 3 का 2 के साथ बनाया है 3 2 तो x2 आ गया। अच्छा इफ द टू वेरिएबल्स मेजर्ड फ्रॉम देयर मीन्स by means b x1 and x2, then two simple regression equations of x1 on x2 and x2 and x1 are। अब ये स्मॉल एक्सिस जो है वो क्या है, डेविएशंस है मीन से हम लोगों ने इनकी बनाई हुई हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा आपको इनकी ना पहचान की ज़रूरत पड़ेगी, इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ना पता हुआ तो आप प्रूव कर ही नहीं सकते, फिर आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे, समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी है बाद में। अच्छा जी, इफ़ टू वेरिएबल्स मेजर्ड फ्रॉम देयर मीन बी x1 and x2, then the two sample regression equations of x1 on x2 and of x2 and x1 are। अच्छा जी, x1 on x2 एंड x2 on x1। अब आप देख लें ऑर्डर, x1 का जब 2 पे है तो b1 2 आ गया, 2 का जब 1 पे है तो वो 2 1 आ गया, एंड द रेजिडुअल्स में बी एक्सप्रेस्ड एज x1 2। अब ये देखें यहाँ पे मैंने साथ सॉल्व भी किया हुआ है साइड पे, यहीं से ही आपको बता देती हूँ रजिस्टर पे किए बगैर। अब देखिए जैसे x1 के रेजिड्यूज डेविएशन हम लोग किस तरह से बना रहे हैं, ये देखिए मीन डेविएशंस जो हैं वो मीन से बना रहे हैं किस तरह से। x1 इज़ इक्वल टू b1 डॉट, वो जब सबसे पहली इक्वेशन थी हमने 1 है यहाँ पे तो 1 लगाया, 2 3 यहाँ पे आ गया, उसके बाद 1 का 2 के साथ जब बनाया तो साथ तो x2 आ गया, और जब 1 का 3 से बनाया तो x3 आ गया। उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो मीन अप्लाई कर दिया, इस पर भी मीन आ गया x बार, इस पर भी मीन आ गया x बार 2, इस पर भी मीन आ गया, यानी कि बार्स लगा दी हम लोगों ने, मीन ले लिया, ज़ाहिर है वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट पे तो अप्लाई नहीं होगा तो वेरिएबल्स पे कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद इसको इसमें से माइनस कर देंगे, x1 माइनस
एक्स बार टू। अब इसके ऊपर तो अप्लाई नहीं हुआ, इसके ऊपर जब इनको माइनस करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स बार वन, और ये दोनों जब कॉमन आ जाएंगे, और एक्स टू माइनस एक्स बार टू, और इसी तरह से ये भी कॉमन आ जाएगा, और एक्स थ्री माइनस एक्स बार थ्री आ गया। अब इसको जो है यानी स्मॉल एक्स वन जो है वो हमारे पास एक्स वन माइनस एक्स बार वन के, स्मॉल एक्स टू जो है एक्स टू माइनस एक्स बार टू, और ये थ्री भी इसी तरह से इसके इक्वल होता है। ये हमारे पास डेविएशन बन गई। अब हम लोगों ने इसका क्या किया है, अब ये जो डेविएशन उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, इसका क्या करेंगे, एक्स वन इस पूरी वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा एक्स वन माइनस बी वन टू एक्स टू। अब ये वन की टू पे है, तो यहाँ पे हमने वन डॉट टू भी लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से अगर हम लोगों ने टू की वन के लिए लेनी है यानी एक्स टू, अब ये भी यहाँ पे इस पूरी को उठा के दूसरी तरफ ले आएंगे, माइनस हो जाएगी। अब क्योंकि ये टू की वन पे है, तो यहाँ पे हमने टू डॉट वन लिख दिया, तो इस तरह से आपको फॉर्मूला भी याद है जाएगा, एक्स टू डॉट वन है तो यानी टू की वन पे है, तो टू पहले आएगा और वन बाद में आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग टू वन भी यहाँ पे बी के साथ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान है ये। इफ़ एक्स वन एक्स टू and x3 are three variables and measured from their respective means, then the multiple regression of x1 on x2 and x3 is। वो कह रहे हैं अगर x1 x2 एंड x3 आर थ्री वेरिएबल्स हैं और अपने मीन से ही वो जो है वो मेजर किए जाते हैं, देन दी उसकी, तो फिर इन रेजिडुअल्स की, ये जो रेजिडुअल्स बनाए हैं हम लोगों ने, इनकी इक्वेशन x1 ऑन x2 एंड x3 इस तरह से लिखी जाएगी, x1 ऑन x2 एंड 3। टू के लिए जब वन टू आ गया, ज़ाहिर है सेम वही चीज़ है, देखिए यहाँ पे वन था, यहाँ पे वन है, तो टू का नया रिलेशन है, तो यहाँ पे एक्स टू यानी जो प्राइमरी में टू लिखा गया उसकी वजह से एक्स टू है, और जो प्राइमरी में थ्री लिखा गया है उसकी वजह से एक्स थ्री है, और एक्स्ट्रा वैल्यू डॉट के बाद है। एंड इट्स रेजिड्यू इज एक्सप्रेस्ड बाय, अब यहाँ पे देखें तो अब इसका जो रेजिड्यू एंड इट्स रेजिड्यू इज एक्सप्रेस्ड एज, अब जब हम लोग इसकी बात इस तरह से करें, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ से ये वाली चीज़ बनाई है ना वन डॉट टू, इसी तरह इनसे इस इक्वेशन से, ये तो सिंगल सिंगल की बात हो रही थी ना कि एक्स वन ऑन एक्स टू एंड टू ऑन एक्स वन, ये सिंपल की थी। मल्टीपल में अब जब हम लोग आ गए, अब जब मल्टीपल में इसमें आ गया मल्टीपल के अंदर, तो इसके अंदर भी सेम यही होगा, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे प्लस की हैं, दूसरी तरफ जाके माइनस की हो जाएंगी, तो एक्स वन माइनस बी वन टू डॉट थ्री, और इस तरह से आ जाएगा। अब पहली क्या है, वन है, तो वन पहले आ जाएगा, और उसके बाद टू और थ्री है तो वो सेकेंडरी में आ जाएंगे, यानी एक्स वन ऑन एक्स टू एंड थ्री। And the two normal equations may be written as if we multiply estimated line with independent variables। ये प्रॉपर्टी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो नॉर्मल इक्वेशंस ये हैं हमारे पास। अगर इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं आपको पहले ये पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट कौन से होता है, जो सेकेंडरी होते हैं, यानी कि जो डॉट के बाद होते हैं। अगर हमारी एस्टिमेटेड लाइन, ये हमारी एस्टिमेटेड लाइन होगी, एक्स यही है ना, इसी से हम एस्टिमेट करेंगे ना, बी की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वाले ये वाले बी की निकालेंगे, ये वाले की, और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारी एस्टिमेटेड लाइन ये बन जाएगी। तो इफ़ वी मल्टीप्लाई एस्टिमेटेड लाइन विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो अगर हम लोग करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएंगी। यानी कि अगर यहाँ पे x1 है और सेकेंडरी में 2 3 पड़ा है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ और समेशन लेंगे तब भी ज़ीरो, और अगर हम इसको सेकेंडरी में पड़े हुए 3 के साथ x एस्टिमेटेड लाइन को 1 डॉट 2 3 वाले को करेंगे तब भी ज़ीरो आ जाएगा। वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ ही साथ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ भी बताती जाऊँगी। जो चीज़ मैंने आप लोगों को ऊपर बताई है वही इसके अंदर है कि अगर ये हमारे पास, अगर उन्होंने कहा है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड रेजिड्यू इज ज़ीरो, प्रोवाइडेड, ये ज़ीरो होगा प्रोवाइडेड डैट, उनका सम लेने के बाद ज़ीरो होगा, प्रोवाइडेड दैट द सबस्क्रिप्ट ऑफ द वेरिएबल इज़ इंक्लूडेड अमंग द सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट ऑफ द रेजिड्यू। अगर हमारे पास उस वैल्यू का जो टू है वो हमारे पास सेकेंडरी में भी अगर मौजूद होगा, ये टू है तो ये सेकेंडरी में भी टू मौजूद है तो उसका ज़ीरो आएगा। इसी तरह थ्री और सेकेंडरी में ये थ्री मौजूद है तो ज़ीरो आएगा, अगर सेकेंडरी प्राइमरी में होगा तो ज़ीरो नहीं होगा, अदरवाइज ज़ीरो होगा। Similarly, the normal equations for 2 on x1 and x3 and of x3 on x1 and x2, यानी सारी इक्वेशंस जो हैं, अगर 2 1 3 भी है, ये देखें x2 डॉट 1 3 है, x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो होगा क्योंकि ये 1 है और ये सेकेंडरी में भी 1 है। इसी तरह ये 3 था यहाँ पे और इसके सेकेंडरी में 3 पड़ा था तो भी ये ज़ीरो। उसके बाद नेक्स्ट है द सम ऑफ द प्रोडक्ट or covariance of two residues remains unchanged by omitting from one residue any or all the secondary subscript which are common to the both। इन सिंपल वर्ड्स, अब इन इक्वेशंस को मैंने आपको याद करना मैं बता दिया, ये सारी आप लोगों ने अगर प्रॉपर्टीज़ इसकी पूछी जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और अगर पूछी ना भी, वो पेपर में क्वेश्चन के तौर पर ना भी आना, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये फार्मूलाज मैंने आपको याद करने बता दिए, सारा समझा दिया अच्छे तरीके से। x1 डॉट 2 3,
अब इसकी जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दी है हम लोगों ने। अब इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ। अब ये देखें इसमें प्राइमरी में भी 1 पड़ा हुआ है और इधर वैल्यू 1 है, तो इसके प्राइमरी में 1 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 नहीं हो रहे। इसी तरह से B1 2 है, इसी तरह 2 के साथ जब हुआ है ये, तो अब ये देखें जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इस x के बाद 2 सेकेंडरी में 2 पड़ा हुआ है, यानी कि इसके प्राइमरी में 2 नहीं है, इसके प्राइमरी इसमें 2 पड़ा है और इसके सेकेंडरी में 2 पड़ा हुआ है, तो ये 0 हो जाएगी। इसी तरह से ये देखें उसके बाद ये इसके इक्वल आ जाएगा। उसके बाद x1.23 ये फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, मैं बार बार बता रही हूँ। x1 माइनस ये पूरी 1.23 जो है वो इसका फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है, 1 बाय 1 सारे इसके साथ मल्टीप्लाई हुए। एंड द सेकेंडरी थर्ड टर्म्स वैनिश ड्यू टू द देयर बीइंग नॉर्मल इक्वेशंस। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये भी देखें, अब जब हमने इसके अंदर ये वाली वैल्यू भी इसकी पुट कर दिया तो अब ये क्या हुआ, ये भी 2 था यहाँ पे और यहाँ पे ये भी क्या है डॉट के बाद, ये सेकेंडरी में 2 पड़ा हुआ है, प्राइमरी में 2 नहीं है यहाँ पे, तो ये भी 0। इसी तरह से इसका भी 0 आ गया, तो ये क्या हो गया 1.2 1.23 1.2, यानी कि अगर हमने 2 को ओमिट कर दिया है, उसको निकाल दिया छोड़ दिया है, तो भी क्या है 1.2 जो है वो x1 के, यानी ये दोनों सेम ही आंसर देंगे। इसी तरह से सम ऑफ द सेम वही चीज़ इसमें लिखी हुई है और यहाँ पे हमारे पास 3.2 एंड x 1.23 के लिए हमारे पास किया हुआ है 3.2। इसी तरह यहाँ पे इसकी जगह पे इसका पूरा फार्मूला लगाया, बट दिस वैनिश बिकॉज ऑफ नॉर्मल इक्वेशन एंड प्रॉपर्टी 1। इसी तरह जब आप जो है ना इसको देखें, अब यहाँ पे जब इसका फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, अब ये वाली वैल्यू जो है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे 3 है और इसका जो है 2 है। ये पूरी वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे x2 है और इसके सेकेंडरी में x2 पड़ा हुआ है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे मतलब कि सेकेंडरी में कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो ये उन्होंने कह दिया बट दिस वैनिश बिकॉज ऑफ नॉर्मल इक्वेशन की वजह से एंड प्रॉपर्टी जो 1 वाली प्रॉपर्टी वो यूज़ हुई है। इसी तरह से ये भी यहाँ पे 0। मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है। होपफुली अब आपको इसके हवाले से कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे लेकर मल्टीप्लिकेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स, तो अगर आप लोग ये वीडियोस ध्यान से कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप लोग मास्टर हो जाएंगे इसके अंदर। तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।